हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पेरिस एयर शो चल रहा है जैसा कि हम जानते हैं, और इस बार फ्रांस की साइड से जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ये रफाल F5 वर्जन है जो कि एक्चुअली प्रॉपर मिड लाइफ अपग्रेड है रफाल का। तो इस प्लेटफॉर्म में क्या क्या इंटरेस्टिंग एडिशन है इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो एक इंटरव्यू के दौरान जनरल अरविंद बद्रीनाथ जो कि हेड हैं कॉम्बैट एयर फॉर फ्रेंच डीजीए के, डीजीए एक फ्रेंच गवर्नमेंट डिफेंस प्रोक्योरमेंट और टेक्नोलॉजी एजेंसी है। तो जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, ये ओवरसी करती है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को और उनके प्रोक्योरमेंट को। तो इनके द्वारा ये बताया गया कि जो F5 होगा ये फाइनल पार्ट होगा रफाल के मिड लाइफ अपग्रेड का। तो ये फाइनल अपग्रेड क्यों होगा? क्योंकि रफाल का जो मिड लाइफ अपग्रेड है वो पहले से ही चल रहा है। जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा वर्जन यूज़ किया जाता है ये F3R वर्जन है। इससे थोड़ा सा डिफरेंट आपका F4 वर्जन है जो कि अब इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बेसिकली F3R और F4 वर्जन जो है ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। स्पेसिफिकली कहे तो F4.1 वर्जन जो है अभी चल रहा है, वहीं पर F4.2 वर्जन जो है उसका भी डेफिनेशन वर्क जो है वो क्वालिफाई किया जा चुका है और बहुत जल्दी ऑफिशियली उसको भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और इसी साल से उस पर जो ऑपरेशनल टेस्ट हैं, इवैल्यूएशन एक्टिविटीज़ हैं, वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो बेसिकली F4.2 में थोड़े बहुत अपग्रेड होंगे RBE2 AESA रडार में। जो टेलियस टारगेटिंग पॉड है उसमें थोड़े अपग्रेड्स होंगे, साथ में EW सिस्टम है उसमें भी अपग्रेड किया जाएगा। अब ये स्पेसिफिकली कैसे अपग्रेड्स हैं इसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं करी गई हैं। तो F4.1 में बेसिकली क्या किया गया था कि रडार जो है, जो कि हमारा F3R वर्जन में लगा हुआ है, वही इंटीग्रेट किया गया था, जो कि RBE2 AESA रडार है, गैलियम आर्सेनाइड TR मॉडल्स पर बेस्ड। उसके बाद यहाँ पर हैमर के 1000 किलोग्राम वाले वर्जन को इंटीग्रेट किया गया था। साथ में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को इंटीग्रेट किया गया है जो कि थालिस का स्कॉर्पियन है। हमारा जो F3R वर्जन है हम इजरायली टेलियोस इस्तेमाल करते हैं जो कि ज़्यादा एडवांस है। साथ में डेटा एक्सचेंज और कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव करी गई है। तो F3R और F4.1 वर्जन में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। अगर हम टारगेटिंग पॉड की ही बात करें तो F4.1 में टेलियोस पॉड लगा हुआ है, वहीं पर हम लाइटनिंग पॉड के लेटेस्ट वर्जन्स को यूज़ करते हैं जो कि एक्चुअली इजरायली है, काफ़ी अच्छा है और एज अ स्टैंडर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो F4.1 वर्जन है वो हमारे रफाल से ज़्यादा बेहतर है, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल स्टैंडर्ड के हैं। बाकी F4.2 की बात करें तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, उनको अभी इवेल्युएट किया जा रहा है और ऑलरेडी अवेलेबल सिस्टम्स पर माइनर अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन F5 जो होगा ये प्रॉपर अपग्रेड होगा, जिसके अंतर्गत आपका इंजन रिप्लेस हो जाएगा, जो रेडार है ये भी चेंज हो जाएगा, जो EO/IR सेंसर है जिसे FSO कहा जाता है ये भी पूरी तरीके से रिप्लेस हो जाएगा। साथ में जो डेटा लिंकिंग कैपेबिलिटी है उसको भी एनहेंस कर दिया जाएगा, AI को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। टारगेटिंग पॉड जो टेलियोस लगाया गया है 4.1 अपग्रेड के अंतर्गत उसका भी रिप्लेसमेंट होगा, जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो ये अपग्रेड फिलहाल कहा जा रहा है कि 2030 तक रोल आउट हो जाना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर जो रडार है RBE2 उसको रिप्लेस करके RBE2 XG सेंसर लगाया जाएगा जो कि गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल्स के साथ आएगा, जहाँ पर आपको एक्सटेंडेड रेंज मिलेगी। क्योंकि गैन मॉड्यूल्स में बेसिकली पावर कंजम्पशन कम होता है तो ज़्यादा पावर आप सप्लाई कर सकते हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए। हैंस आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, चाहे वो रेंज में हो, चाहे वो टारगेट ट्रैकिंग में हो, और जो लोअर RCS प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी बेहतर तरीके से ट्रैक किया जा सकेगा। एक्चुअल पैरामीटर्स यहाँ पर क्या होंगे इस पर अभी चर्चाएं नहीं हो रही है क्योंकि ये रडार ऑलरेडी डेवलपमेंट में चल रहा है। दूसरा जो मेजर अपग्रेड है ये इसके FSO सिस्टम का है जो कि फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स है। बेसिकली ये जो EO/IR सेंसर रफाल में लगा हुआ है नोज कोन पे, ये उसका अपग्रेड है जहाँ पर आपको एक्सटेंडेड रेंज मिलेगी और ये बेहतर पैसिव सेंसर बन जाएगा, ज़्यादा रेंज में और ज़्यादा टारगेट्स को ये ट्रैक करने में सक्षम होगा पैसिवली। साथ में एक और मेजर अपग्रेड इसके स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट में होगा, जिसके अंतर्गत इसको पूरी तरीके से डिजिटलाइज कर दिया जाएगा और इसकी डिटेक्शन और जैमिंग कैपेबिलिटी को भी पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया जाएगा, जो कि मॉडर्न थ्रेट मोस्टली जो AESA हो गए हैं उनके अगेंस्ट में ज़्यादा इफेक्टिव साबित होगा। साथ में जो डेटा लिंकिंग कैपेबिलिटी है उसको भी बेहतर किया जाएगा। तो इंटर व्हीकल डेटा लिंक जो है उनको बेहतर किया जाएगा ताकि जो वेपन डिप्लॉय हो रहे हैं उनके साथ डेटा लिंक कनेक्टिविटी हो, और जो न्यूरॉन अनमैन्ड सिस्टम बनाया जा रहा है उसके साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन में ये काम कर पाए, और वेपन एम्प्लॉयमेंट न्यूरॉन के थ्रू भी अगर हो रहा है तो ये प्लेटफॉर्म गाइड करने में सक्षम हो। साथ में अगर दूसरा एयरक्राफ्ट भी उनको लॉन्च कर रहा है तो ये उनको भी गाइडेंस प्रोवाइड कराने में सक्षम हो। बेसिकली यहाँ पर कोऑपरेटिव एंगेजमेंट की बात चल रही है। फिर यहाँ पर नए वेपन्स को भी इंक्लूड किया जाएगा।
पहले तो 2 नई तरीके की एयर लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल्स को सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा, जो कि ASMPA-R और दूसरी हाइपरसोनिक ASN-4G मिसाइल्स होने वाली है। तो ASN-4G जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, इन पर डेवलपमेंट चल ही रहा है और मोस्ट लाइकली 2035 तक ये डेवलप हो पाएंगी। ये स्क्रैमजेट पावर्ड मिसाइल होंगी और करीबन 1000 किलोमीटर की रेंज के साथ आएंगी और अल्टीमेटली रफाल F5 से फायर होंगी। फिर जो मेजर अपग्रेड है ये इनके इंजन्स में होगा। तो जो रफाल के नए इंजन्स हैं इनको भी पेरिस एयर शो में अनवील किया गया है। ये M88 इंजन पर ही एक डेवलपमेंट है जो कि T-Rex डेवलपमेंट के अंतर्गत किया गया है। तो इनको M88 T-Rex भी कहा जा रहा है और यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस बूस्ट मिल रहा है सेम फॉर्म फैक्टर में। बेसिकली जो थ्रस्ट आउटपुट है ये 75 किलो न्यूटन से बढ़कर 90 किलो न्यूटन पहुँचा है, जहाँ पर आपका इंजन डायमेंशन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। तो सेम फॉर्म फैक्टर में दोनों इंजन का थ्रस्ट लेवल बढ़ने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो जो पहले ही काफ़ी अच्छा था वो अब और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। M88 जैसा कि हमने बताया अपनी कैटेगरी में सबसे हल्का इंजन है और वहाँ पर आपको अगर इतना थ्रस्ट मिल रहा है तो परफॉर्मेंस में अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। रफाल इवन करंट कॉन्फ़िगरेशन में सुपर क्रूज करने में सक्षम है, तो वो परफॉर्मेंस इन नए इंजन के साथ फर्दर बढ़ जाएगी। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर जो थ्रस्ट बूस्ट है ये खाली वेट सिनेरियो के लिए है कि ड्राई सिनेरियो के लिए भी है, क्योंकि ड्राई सिनेरियो ज़्यादा मैटर करता है। तो बेसिकली जो अपग्रेड्स यहाँ पर किए जाएंगे इन इंजन्स में वो इनको ट्रूली नेक्स्ट जनरेशन बना देगा। यहाँ पर क्या किया जाना है, पहले तो जो लो प्रेशर कंप्रेसर है उसमें इंप्रूवमेंट किए जाएंगे ताकि जो एयर फ्लो इनटेक है वो इंक्रीज कर जाए। बाद में जो हाई प्रेशर टरबाइन है उसमें भी नए न्यू मटेरियल्स को इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये ज़्यादा गर्म रन कर सकें। साथ में इनकी मेंटेनेबिलिटी भी पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो यहाँ पर जो मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं इनको देखकर ऐसा लगता है कि ड्राइव परफॉर्मेंस में भी यहाँ पर बूस्ट मिलेगा। करीबन 20% परफॉर्मेंस बूस्ट की बात हो रही है। इसलिए वेट में जो थ्रस्ट है ये 90 किलो न्यूटन पहुँचेगा, वहीं पर ड्राइव में जो थ्रस्ट है ये 50 किलो न्यूटन का वैसे ही है, जो कि अपनी कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट है, जो बढ़कर 60 किलो न्यूटन पहुंचना चाहिए। यानी कि जो सुपर क्रूज परफॉर्मेंस है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। और फर्दर इंप्रूवमेंट के लिए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ड्रॉप टैंक्स कैरी करने पड़ते हैं इस प्लेटफॉर्म को एक्सटेंडेड मिशंस को परफॉर्म करने के लिए, उसमें भी इंप्रूवमेंट किए जा रहे हैं। CFT यानी कि कन्फर्मल फ्यूल टैंक्स को यहाँ पर ऐड किया जा रहा है, जो कि हर रफाल में लगने में कैपेबल होंगे। इन CFTs को यूज़ करने की वजह से जो आपकी एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस है उस पर ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए आप एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी कर सकते हैं। तो बेहतर एरोडायनेमिक परफॉर्मेंस, बेहतर इंजन्स, बेहतर सुपर क्रूज कैपेबिलिटी आपको एक्सटेंडेड रेंज और एंड्योरेंस प्रोवाइड कराएगा, जो कि इस प्लेटफॉर्म की परफॉर्मेंस को एक बड़ा बूस्ट देगा। साथ में इनके वेपन पैकेजेस में भी इंप्रूवमेंट किया जा रहा है। तो CFTs को यूज़ करते हुए जो इन प्लेटफॉर्म की इंटरनल फ्यूल पर रेंज है उसको 25% इंक्रीज़ किया जा सकता है। बाकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग तो ये कर ही सकते हैं। तो F5 की जो टाइमलाइन दी गई है अपग्रेड्स की, जैसे कि हमने बताया 2030 से 2033 तक की है। और ये जो अपग्रेड यहाँ पर किए जा रहे हैं ये हर सेंस में इसको एक प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म बनाएंगे। साथ में जो नए M88 T-Rex इंजन है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। इवन हमारा ये भी मानना है कि ये F414 इंजन का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है, पर अभी इनके डेवलपमेंट में समय है। तो जब तक ये इंजन बनकर सर्टिफाई होने लायक होंगे तब तक हम अपने 110 किलो न्यूटन क्लास के जेट इंजन पर काम कर रहे होंगे। बाकी बात रही एडिशनल जो हम रफाल के ऑर्डर देने वाले हैं उनकी, तो वहाँ पर क्या हम F5 वर्जन को ऑर्डर कर सकते हैं? तो हमारा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर यह है कि जो F5 वर्जन है ये वैसे ही काफ़ी लेट आने वाला है, करीबन 2030 से 2033 तक। ऑल तो अगर हम यहाँ पर कोई भी डील साइन करते हैं तो प्लेटफॉर्म को आने में भी लगभग उतना समय हो जाएगा। तो अगर हम आज भी डील साइन करते हैं तो एयरक्राफ्ट को डिलीवर होने में लगभग 3 साल का समय वैसे ही लगना है। तो अगर नेक्स्ट ईयर तक हम कोई भी डील साइन करते हैं एडिशनल रफाल की जो कि एयरफोर्स के लिए ले जाएंगे, तो 2029 से पहले वो प्लेटफॉर्म वैसे भी नहीं मिलने हैं। बेहतर उपाय यहाँ पर यह हो सकता है कि F5 वर्जन पर जाने के बजाय हम फ्रांस के साथ काम करें और स्पेशल इंडियन वर्जन को डेवलप करें जिसमें F5 के इंपॉर्टेंट फीचर्स हों, साथ में इंडियन एवियोनिक्स का भी इंटीग्रेशन हो। मेनली यहाँ पर इंडियन मिशन कंप्यूटर और इंडियन रेडार के साथ साथ इंडियन वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है। जो अच्छे फीचर्स F5 के हैं जैसे कि नया इंजन, बेटर स्पेक्ट्रा EW स्वीट और बेटर FSO, ये हम F5 के प्रोग्राम से उठा सकते हैं। बाकी जो डेटा लिंकिंग कैपेबिलिटी है वो हम डोमेस्टिकली डेवलप कर रहे हैं, उसको इनसे इंटीग्रेट करने पर विचार किया जा सकता है। तो अगर हम फर्दर रफाल के साथ जाना चाहते हैं और रेलेवेंट प्लेटफॉर्म लेना चाहते हैं तो ये एक आइडियल चॉइस है
बाकी F4 स्टैंडर्ड के रफ़ाल आप 2029 और 2030 में नहीं लेना चाहेंगे, जिसके लगभग 1 या 2 साल बाद ही आपको ज़्यादा एडवांस रफ़ाल मिलने लगेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।